पॉज है, लेकिन मुझे नहीं लगता। इज माय वीडियो पॉज समरीन? हेलो 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 यस हेलो मैम, हेलो। नहीं पॉज हाँ नहीं है, पॉज नहीं ओके है। ठीक है, चलो ओके ओके चलो कंटिन्यू। नेटवर्क इश्यू। हाँ ओके ठीक है बेटा, हाँ नेटवर्क इश्यू से होगा। देखो मैं स्टूडेंट्स, मेरा अगर वीडियो पॉज आ रहा है और मुझे पता है कि ऑनलाइन टीचिंग और क्लासरूम टीचिंग में जमीन आसमान का फर्क है, कुछ वर्ड्स मेरे म्यूट में चले जाएंगे या वीडियोस का प्रॉब्लम होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही मेरा लेक्चर हो जाता है इवनिंग तक मैं एक पीडीएफ आप लोगों को सेंड करती हूँ, तो वो पीडीएफ में मैं सारे पॉइंट्स कवर करती हूँ जो मैंने पढ़ाए हैं और जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो प्लीज गो थ्रू ऑल दो स्लाइड्स, अच्छे से उसको पढ़ो। अगर थोड़ी मेहनत लेनी है तो आप उसको लिख के भी रख सकते हो, बिकॉज अभी मार्केट में कोई बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो आप उस पॉइंट्स को, जो पीडीएफ के पॉइंट्स अगर आपको ठीक लगते हैं तो आप उसको नोट करके भी रख सकते हो। सो यू कैन डू दैट। तो अगर आप लोगों को अनम्यूट हो रहा है या कुछ आवाज नहीं आ रही है, तो ये आपके लिए ऑप्शन है कि आप उस पीडीएफ को अच्छे से एक बार पढ़ लो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग अगर कुछ डाउट्स है, इवन ड्यूरिंग लेक्चर ऑल्सो मुझे चैट्स आप लोगों को मिलते रहते हैं, तो आप उसमें अपना चैट्स में डाल सकते हो, कुछ भी पूछना है मुझे तो मैं आई विल रिप्लाई यू बैक वॉट एवर डाउट्स यू पीपल हैव। क्योंकि सबको ओपन करती हूँ तो फिर बहुत सा हो जाता है और हम लोग एक दूसरे की आवाज ठीक से सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते। दैट्स व्हाई आई मेड ऑल ऑफ यू म्यूट। इन बिटवीन जब रहेगा तो थोड़ा मैं अनम्यूट कर लूंगी, लेकिन फिर वो सेटिंग में जाती हूँ तो टीचिंग बाजू पे हो जाता है। ओके, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, आई एक्सप्लेन यू द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक डिप्रेशन वाला पार्ट होता है फीमेल ट्रैक के अंदर, जिसके अंदर दो ओपनिंग्स रहती है। एक ओपनिंग्स होती है यूरिन की जो अपर होती है, दूसरी यूरिन होती है जेनाइटल ट्रैक्ट की जो नीचे होती है। और ये दो ओपनिंग्स जहां पे लॉज है उस पार्ट को कहते हैं वेस्टिब्यूल, फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा। बच्चों लोग, हमारा जो ओपनिंग्स का पार्ट होता है ना फीमेल्स ट्रैक का, उसके बाजू में दो छोटे से फ्लैप लाइक, या हम लोग कह सकते हैं कि दो छोटे से क्या कहेंगे हम लोग की दो छोटे से ये रहते हैं, क्या कहते हैं कि फोल्ड लाइक, मतलब लिप्स के जैसे या स्किन के दो छोटे छोटे फोल्ड्स रहते हैं। सो उनका नाम है लेबिया माइनोरा। ये क्या करेंगे, जो ओपनिंग होगी फीमेल ट्रैक की उसको गार्ड करेंगे। उनके ऊपर एक छोटा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाइटोरिस। थर्ड पार्ट क्लाइटोरिस। इसका काम क्या, इट इज होमोलोगस टू पेनिस। इसका क्या रोल होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट देता है। वैसे फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट इज गिवन बाय द रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्लाइटोरिस। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट। नाउ जो थर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। जैसे मैंने आपको बात किया लेबिया माइनोरा था, वैसे लेबिया मेजोरा है। मेजोरा क्या रहेगा, अगेन स्किन के फोल्ड्स रहेंगे और ये क्या करेगा, हमारा जो फीमेल ट्रैक्स के जो एक्सटर्नल पार्ट्स है उनके ऊपर कवरिंग देगा, प्रोटेक्शन देगा। अब लेबिया मेजोरा को इन्होंने डिस्कस किया है या उसको कंपेयर किया स्क्रॉटम के साथ। स्क्रॉटम क्या थी, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्टिस को प्रोटेक्शन देता है, वैसे ही लेबिया मेजोरा प्रोटेक्शन देता है हमारे फीमेल ट्रैक्स को। नाउ उसके ऊपर का जो पार्ट है, जो फ्लेशी पार्ट होता है ना, जिसके नीचे ये सारे ऑर्गन्स लॉज्ड है, वो ऊपर के फ्लेशी पार्ट्स को कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। इसीलिए आप लोग ने वर्ड सुना होगा कि भाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में प्यूबिक हेयर्स आते हैं। तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स में हेयर्स डेवलप्ड होते हैं वो हमारे कभी डेवलप्ड होंगे, एज अ चाइल्ड हमारे पास नहीं रहते। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, 12 13 14 साल के या मैच्योर्ड हो जाते हैं, फिर वो प्राइवेट पार्ट्स के बाल आते हैं, इसलिए उसको प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। प्यूबिक हेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट जहां पे हेयर्स ग्रो हो रहा है, उसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। with this I have finished with the external genitalia. Now I am coming to the second part या next part of is called as accessory glands. अभी हमारा जो वेस्टिब्यूल पार्ट है, पहला पार्ट जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, वहां से कुछ सिक्रेशंस निकलते हैं, कुछ ग्लैंड्स होती है इंटरनली लॉज्ड, और ये ग्लैंड्स क्या करती है, उस पैसेज को ल्यूब्रिकेट करती है। क्योंकि जब फीमेल ट्रैक में स्पर्म्स आते हैं तो दैट पार्ट शुड बी ल्यूब्रिकेटिंग, नहीं तो फ्रिक्शन हो जाएगा, फीमेल को हार्म हो जाएगा। तो ऐसे के लिए वो नेचुरली ल्यूब्रिकेशन होना जरूरी है। So that is given by the accessory glands. They are also called as vestibular glands because they are present in the part called as vestibule. उसके बाद next हम लोग जो पढ़ते हैं that is the breast.
टेस्ट जो है वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के लिए कहीं इन्वॉल्व नहीं है, बट जो रिप्रोडक्शन के बाद या आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इट इज रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट्स व्हाई द ब्रेस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने स्क्रीन में जो है मैमरी ग्लैंड, उसको मैमरी ग्लैंड कहते हैं ब्रेस्ट को, इसलिए हम लोगों को मैमल्स कहते हैं। अब हम लोग को ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल लो कि मैमरी ग्लैंड है या ब्रेस्ट है वो सिर्फ फीमेल में होता है। नो, वी ऑल आर मैमल्स, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल एज वेल एज इन द फीमेल्स। लेकिन मेल में डेवलपमेंट नहीं होता, फीमेल्स में उसका डेवलपमेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज दे हैव टू सिक्रेट द मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चे को फूड है, जो मिल्क है, वो मदर के ब्रेस्ट से मिलेगा। नाउ दो हार्मोन्स के नाम याद रखो, एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स क्या करेंगे, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन ये कभी डेवलप्ड होता है, तो एस्ट्रोजन जब ग्रेफियन फॉलिकल्स डेवलप हो रही है तभी एस्ट्रोजन डेवलप्ड होता है। प्रोजेस्टेरॉन कब होगा, जब एक मेंसेस हो जाएगा, उसके बाद वो कॉर्पस लुटेम बनेगा, उसके बाद डेवलप्ड होगा। तो डेफिनेटली जब ये फीमेल अपनी मैच्योरिटी पे आने स्टार्ट हो जाती है तभी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, बिकॉज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए ब्रेस्ट हम लोग को छोटी बच्चियां जो होती है, दोज हु आर नॉट मैच्योर्ड, वी फाइंड द ब्रेस्ट नॉट डेवलप बिकॉज दिस टू हार्मोन्स आर एब्सेंट। उसके बाद में आप लोगों को ब्रेन का एक पार्ट है, आप लोग पढ़ेंगे भी, नर्वस कोऑर्डिनेशन, वहां पे हमारे ब्रेन से हार्मोन्स निकलते हैं और उसमें से एक हार्मोन है जिसका नाम है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, या उसका दूसरा वर्ड है प्रोलैक्टिन। अब ये जो लैक्टोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन है वो भी क्या करेगा, ब्रेस्ट को डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू कि हमारी ब्रेस्ट का जो पूरा डेवलपमेंट है या हमारी जो ब्रेस्ट कहाँ तक डेवलप्ड होती है, तो आप लोग को रिब्स पता है, तो हमारा जो ब्रेस्ट स्टार्ट होता है सेकेंड रिब से, आप देख रहे हो मैंने राउंड अप किया है सेकेंड रिब से, और वो कहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है हमारा ब्रेस्ट, सॉरी मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, ऊपर वाला आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रेस्ट, और वहां से रिब सॉरी, एंड देन इट विल कम अप टू द सिक्स्थ रिब। तो फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ रिब्स जो है वहां तक हमारा ब्रेस्ट का वी कैन से द एंटायर साइज रहेगा। अभी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है कि जो ब्रेस्ट होती है इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। हमारे बॉडी में ग्लैंड से जो स्वेट सिक्रीट करते हैं, ये स्वेट सिक्रीट करने वाली एक ग्लैंड है, और ये जो मॉडिफाई हो गई उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो उस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। तो हमें क्वेश्चन आता है कि मैमरी ग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ डैश ग्लैंड, तो आपका आंसर रहेगा स्वेट ग्लैंड। उसके बाद में आप देख रहे हो डायग्राम मैंने आपको खोल के रखा है, तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग में लेक्टिफेरस डक्ट करके वर्ड दिखा, और आप डायग्राम में देख रहे हो छोटे छोटे डक्ट्स आर कमिंग आउट, और ये सारे डक्ट्स क्या हो रहे हैं, अंदर से जो मिल्क रहेगा वो कलेक्ट करके आगे तक लेके जाएंगे, उनको हम लोग कहेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। आप लोग डायग्राम में लैक्टिफेरस डक्ट्स देख रहे होंगे। साइनस मतलब स्पेस, जहाँ पे ये सारे लैक्टिफेरस डक्ट्स आके अपना जो मिल्क है वो जमा करते हैं, यू कैन सी हियर। नाउ उसी के ऊपर आप देख रहे हो जो ओपनिंग होती है इसको हम लोग निप्पल कहते हैं, और जो मिल्क सिक्रेट होता है जो बच्चा सक करके पीता है आफ्टर द बर्थ, वो ये थ्रू निप्पल्स वो पी लेता है। नाउ वन मोर एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो हमारा निप्पल होता है उसके आजू बाजू का जो पोर्शन होता है, जो बाजू का साइड का पोर्शन होता है, दैट इज ब्राउनिश इन कलर। उस पार्ट को कहते हैं एरियोला, AREOLA, एरियोला। तो अगेन आप लोग को 1 मार्क के क्वेश्चंस में, या आप लोगों को हम लोग कहेंगे कि भाई एमसीक्यू के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक, ओके। नाउ अभी सेकेंड पार्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले, दैट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। नाउ प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है कि भाई जब बच्चा डेवलप्ड होगा, जब बच्चा मैच्योर्ड होगा, तब उसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं वो प्यूबर्टी में आते हैं। नाउ वी ऑल आर मैच्योर्ड, तो हमें पता है कि भाई हम लोग जब मैच्योर्ड हुए तो हम लोगों में क्या क्या चेंजेस आए, मतलब हम लोग जो 12-13 साल के बाद जब हम लोग डेवलप्ड हुए तो हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल चेंजेस क्या है। यहाँ पे हम लोग मेंटल चेंजेस को उतना पॉइंट्स नहीं देने वाले, मेंटल चेंजेस तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट our topic is not based on that, so we are seeing what are the physical changes there. Now मेल में फिजिकल चेंजेस हमको पता है कि बच्चा जब मेल चाइल्ड 12 to 15 में होता है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं डायरेक्ट क्लास में होती तो आपको डेफिनेटली बोलती कि वो हार्मोन का नाम बताओ, अभी चैटिंग में उतना टाइम जाएगा, सो आई एम गिविंग दैट नेम, इट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन।
आप लोग को याद होगा इंटरस्टिशियल सेल्स हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में देखे थे। ये इंटरस्टिशियल सेल एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। अब ये डेवलपमेंट कब होगा? 12-13 साल के बाद, और इसीलिए जो भी चेंजेस हम लोग को बच्चे में मिलते हैं एज अ मेल चाइल्ड, व्हाटएवर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप, हम लोग को बचपन से नहीं मिलते, बाद में मिलते हैं। वैसे हम लोग बात करेंगे फीमेल्स में भी आपको मैंने डिस्कस किया था एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कभी सिक्रेट होगा? जब फॉलिकल्स डेवलप्ड होंगे, ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेंगे, उसके बाद उसमें एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा। आपको याद होगा थीका इंटरना जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, तो थीका इंटरना सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन। थीका इंटरना कहाँ पर रहेगा? सॉरी थीका इंटरना कौन से पार्ट में रहेगा? हमने कल जो ग्रेफियन फॉलिकल्स को स्टडी किया था उसका लेयर्स को याद करो, बाहर वाला थीका एक्सटर्ना, अंदर वाला थीका इंटरना, उसके बाद में ग्रैन्युलोसा सेल्स थे, अंदर में छोटा सा एक्सेंट्रिक एक्सेल था, तो उसका जो इंटरना होता है वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। तो ये डेवलपमेंट कब होगा? जब चाइल्ड बड़ा हो जाएगा या फीमेल चाइल्ड का ग्रोथ हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को ये चेंजेस मिलते हैं। अब यहाँ पे ये खत्म होता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। डियर स्टूडेंट, जो 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ना बड़े, उसके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने के लिए आप लोगों को मिलता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमें जो भी हम लोग स्टेजेस डिस्कस करते हैं, तो हमें उनको 4 स्टेजेस में पढ़ना है। वी हैव टू लर्न द 4 stages of menstrual cycle. Now one by one I will discuss the stages and the changes which are there. Now पहले फेज को हम लोग कहेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। ये वो फेज है जब एक फीमेल चाइल्ड का ब्लीडिंग स्टार्ट होगा और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो उसके वजाइनल ट्रैक्ट से बॉडी के बाहर जाएगा। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज वन गर्ल, अभी टुडे इज द डेट ऑफ लाइक 16 है आज, तो आज से अगर उसका मेंसेस स्टार्ट हो गया है, सो टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। आज से काउंट करना है। यूजुअली हम लोग काउंटिंग कब करते हैं? जब मेंसेस खत्म हो जाएगा, मतलब 5 दिन हो गया या ब्लीडिंग खत्म हो गया उसके बाद फर्स्ट डे। नो, जिस दिन आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है दैट इज योर फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। ठीक, अब यहाँ से 1 से लेकर 5 तक, अभी अगर मैंने 16 तारीख को पकड़ा तो 16, 17, 18, 19 और 20 है ना, सो दिस 20 तक जो डे रहेंगे या 5 डेज रहेंगे, दैट विल बी काउंटेड एज मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज क्यों होता है? अगेन वी हैव टू स्टडी इन रिलेशन विद द हार्मोन्स। नाउ पहला हार्मोन जो हम लोग लेने वाले हैं मेंस्ट्रुअल फेज के लिए, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट हार्मोन इज द प्रोजेस्टेरॉन। और Yes, ma'am. यस, हाँ वो म्यूट पे गया है ना, तो मैंने अनम्यूट। आवाज बराबर आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा? हाँ मैम आ रही है। हाँ मैं ओके ना। हाँ बेटा, सुनो ना मैम, अगर मेरा अनम्यूट कुछ आप नहीं कर ना। रहे हो ना तो मैं यहाँ से म्यूट कर रही हूँ तो मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, तो फिर आप अपने इसमें रहो और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे काम करो ना, मैं चेक मुझे वो कर चैट में बता देना बेटा। हाँ चैट कर ले, ओके चलेगा, ओके ठीक है बेटा। कुछ भी रहेगा तो मैं चैट पे, मेरा ध्यान है तो चैट कर लो। और बाकी बच्चे भी चैट तभी करो जब बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लेक्चर छोड़ के वो चैट चेकिंग करने को जा रहा है। सो अगर बहुत जरूरी, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली चैट में आप पॉइंट्स डाल दो, मैं जरूर देखूंगी। लेकिन सिर्फ हाय हेलो के लिए चैट्स मत करना, तो मेरा डिस्ट्रैक्शन वो देखने के लिए होता है। Okay, now coming back to again, I want to share with you that photo या diagram, और जो भी diagrams है मेरे सारे basically आपके टेक्स्ट बुक के ही है, ताकि आपको confusion नहीं रहे और आप उसी को समझे, उसी को पढ़े जो आपके बुक में आपको फर्दर पढ़ना है। Now my dear students, ये हॉर्मोन्स का और मेंस्ट्रुअल फेज का जो रिलेशन है वो ये चार्ट से आपको दिया। ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है, लेकिन इससे आप कंपेयर कर सकते हो। और मैं साइड बाय साइड आपको बता रही हूँ, जो मैंने बताया वो मेरे पीपीटी पे मैंने डाला हुआ है, आप वहां से भी और नोट्स बनाओगे। अभी घर में फ्री बैठे हैं तो नोट्स भी बनाओगे, तो दैट विल हेल्प यू आउट फॉर एवरी ऑल दिस चैप्टर्स, या जो भी आपको पढ़ाया जाता है डेली, उसके आप वो पॉइंट्स लिख लोगे, नोट्स बना लोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये सामने जो आपको दिख रहा है दैट इज अ हार्मोन्स का जो चार्ट है। अभी मैंने पहला स्टेज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल फेज। नाउ मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, 2 हार्मोन्स के नाम ले रही हूँ, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरे का नाम है एस्ट्रोजन। अभी आप हार्मोन्स का जो कॉलम्स देखोगे तो ये जो 2 हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो हार्मोन्स विल बी लेसर इन नंबर। स्टार्टिंग वाला मेंस्ट्रुअल फेज आप देख रहे हो, फर्स्ट इज अ मेंस्ट्रुअल फेज। तो इसमें क्या होगा, ये जो हार्मोन्स के लेवल्स दिखाई दे
रहे ना ये ऊपरे में, तो ये लेवल्स क्या हो जाएंगे दोनों के डाउन। किसके लेवल्स डाउन हो गए? प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के। ठीक, उसके बाद में एक दोनों का जब ये डाउन हो जाएगा तो एक वन मोर केमिकल या हार्मोन सीक्रेट होगा जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिलिन। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोस्टाग्लैंडिलिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स को हेल्प करता है। इससे क्या होगा? आपके यूट्रस के जो सेल्स होंगे ना वो स्टार्ट, आपको याद करो कि जो हमने यूट्रस पढ़ा था उसका फंडस वाला पार्ट था ऊपर वाला, एंडोमेट्रियम पढ़ा था अंदर वाला लेयर ऑफ द हमारा जो यूट्रस होता है उसका। तो ये थिक हो गया है ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई एक फर्टिलाइज्ड हो गया और अभी आके इम्प्लांट हो जाएगा, तो ये सारे प्रिपरेशंस उसने किए हुए हैं। लेकिन अभी एक तो अनफर्टिलाइज्ड है तो मेंसेस होना जरूरी है, तो इस प्रोस्टाग्लैंडिलिन क्या करेगा? सारे मसल्स को बहुत जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अंदर का जो लाइनिंग्स होगा, जो भी लेयर होगा, वो सब शेड ऑफ होगा, निकलना। जैसे भी अगर हमारे हाथ लिया और हाथ के मसल से और हमने चाकू से काटना स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा? वो सारे सेल्स बाहर आएंगे, मसल सारे बाहर आएंगे और साथ में ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा। यही वो ब्लड होता है जो हमारे मेंस्ट्रुअल फ्लो से डेड एग के साथ बॉडी के बाहर निकलता है। दैट इज अ फर्स्ट थिंग। ठीक, अच्छा, और एक चीज कि ये जो ब्लीडिंग होती है ना, जो ब्लड निकल रहा है, तो ये क्लॉट फॉर्म में नहीं आता। आपको पता है बॉडी के बाद ब्लड आएगा तो इमीडिएटली क्लॉट होना चाहिए, लेकिन ये जो इंटरनल ब्लीड हुआ है फिर भी अंदर में भी होता है ना, हम लोग बोलते हैं ब्रेन मैं वापस रीशेड्यूल कर लूंगी अगर ये मीटिंग बीच में खत्म हो जाती है। ये मुझे मैसेज मिला है जूम से, तो अगर एंड हो जाती है तो मैं रीशेड्यूल करूंगी एंड मुझे चैट से आप बता दीजिएगा कि जब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू नेक्स्ट पॉइंट, आई एम कमिंग, फिर मैं रीशेड्यूल करूंगी और हम लोग वापस से रीज्वाइन हो जाएंगे आगे का पढ़ने के लिए। ओके, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, आई वाज टेलिंग यू कि ये जो ब्लड निकलता है वो क्लॉट क्यों नहीं होता है। अगेन वन नाम याद रखो, उसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन। तो चलो, फाइब्रिनोजेन क्या करेगा? फाइबर्स बनाएगा, मतलब क्लॉट बनाएगा। फाइब्रिनोलाइसिन इज एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड फॉर फाइब्रिनोजेन। लाइसिन मतलब ब्रेकिंग डाउन, तो फाइब्रिनोलाइसिन क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा फाइबर्स को, और इसकी वजह से जो हमारा मेंस्ट्रुअल का ब्लड होता है उसके अंदर कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता। मैं आपको बता रही थी कि जैसे ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया है या इंटरनल किसी पार्ट में, तो उसके क्लॉट हो जाते हैं, गांठ हो जाती है, लेकिन हमारे यूजुअली इसमें नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो स्टेज होगा ना मेंस्ट्रुअल फेज, जैसे आगे आगे बढ़ते जाएगा तो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये हमारे एफएसएच याद होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड या ब्रेन देता है, वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला फेज, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन, प्रोस्टाग्लैंडिलिन का जो सिक्रीशंस होगा, प्रोस्टाग्लैंडिलिन का सिक्रीशंस वो बढ़ेगा, फाइब्रिनोलाइसिन का सिक्रीशंस बढ़ेगा, उसके बाद क्लॉट्स फॉर्मेशन नहीं होगा, और प्राइमरी सेकेंडरी जो रहेंगे हमारे व्हाट वी कैन से दैट दी जो फॉलिकल्स डेवलप होगा वो एफएसएच डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये स्टेज में क्या होगा? अंदर की जो लाइनिंग्स होगी ना, हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स ऑफ यूट्रस, वो ब्लीड होके बाहर गई है तो डेफिनेटली उसका लेवल डाउन हो जाएगा, उसका थिकनेस कम हो जाएगा, वो अराउंड 1 to 5 मिलीमीटर। आप लोग मिलीमीटर समझते हो, स्केल के अंदर सेंटीमीटर से पहले जो छोटे छोटे लाइन्स है, दीज आर द मिलीमीटर। सो आप 1 मिलीमीटर मतलब पहला लाइन जो आपके स्केल में आता है वो वहां से लेकर 5 मिलीमीटर का तक का, मतलब पॉइंट, हम लोग 5 लेते हैं ना, 0.5, आधा, एक के आधा, उतना थिकनेस उसकी हो जाती है एंडोमेट्रियम की। और आप बाद में देखते जाओगे कि किस तरह का उसका थिकनेस बढ़ रहा है। अभी आप डायग्राम में भी देखो, यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स दिया है एंड यू कैन सी द मेंस्ट्रुअल फेज में जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम हो गई है, एकदम डाउन, क्योंकि फॉलिंग हो रहा है। स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे ब्लीडिंग होते होते रहेगी तो उसका लेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला फेज। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड फेज। सेकंड फेज को कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। अब ये फेज में क्या हो गया कि भाई जो फॉलिकल्स थे वो जितने भी थे बॉडी से वो डीजनरेट हो गए, अब नए फॉलिकल्स को वापस से बढ़ाएं, उसके लिए हार्मोन जो रहेगा रिस्पॉन्सिबल, उसको हम लोग कहेंगे एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एफएसएच का लेवल क्या होगा? धीरे धीरे आप देख रहे हो सेकेंड एफएसएच का लेवल जो है वो बढ़ रहा है ना, पहले डाउन था, अभी वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इट्स इंक्रीजिंग वे से जा रहा है, ताकि नए नए फॉलिकल्स बनते रहे। एक रहेगा। अच्छा, ये प्रोलिफरेटिव स्टेज कहां से कहां तक जाएगा? तो हमने 1-5 जो फेज था उसको मेंस्ट्रुअल फेज कहा था, अभी ये स्टार्ट होगा 5th से और एंड हो जाएगा 13th डे पे।
अगेन अगर आप ले रहे हो कि 5th से लेकर 13th डे, मतलब अगर हमने 20 तक पूछा तो 20 प्लस 13 डे आपको लेना है। तो 20 को अगर हम लोग एंड होता है तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, देन 31, ये मंथ है फर्स्ट और सेकंड, मतलब हम लोग कहां तक जाएंगे, 2 ऑफ जून तक, दैट इज द ड्यूरेशन, मतलब 5th डे से लेकर 13th डे तक। होप आप लोगों को ये ड्यूरेशन समझ में आया होगा। ना इस ड्यूरेशन में क्या होगा, जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता रहेगा, सॉरी एफएसएच बढ़ता रहेगा, फॉलिकल्स का भी नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। आपको पता है जो फुल्ली ग्रोन होते हैं उसको हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। तो ये स्टेज में ग्रेफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। लेकिन क्या एक ही फॉलिकल बहुत बढ़ के ग्रेफियन फॉलिकल बनती है ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट होती है। अभी ग्रेफियन में कन्वर्ट हो गया, अभी ग्रेफियन फॉलिकल्स आते क्या, एक चेंजेस ये हो जाएगा कि यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो जो थर्ड हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका लेवल अभी क्या हो जाएगा, ये स्टेज में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज फॉलिकल डेवलप हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप हो गई, वो एस्ट्रोजन का लेवल को बढ़ाएगी। अब मैंने आपको बताते समय ये बोला कि भाई 6 to 10 डेवलप्स होते हैं, लेकिन एक ही ग्रेफियन फॉलिकल बनती है, तो ये स्टेज को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रेसिया। आपको मैंने कल भी बताया था कि फीमेल ट्रैक के अंदर जब एक बच्ची रहती है मदर के वूम के अंदर, तो पहला 2 मिलियन बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर बनते हैं 1 मिलियन, फिर बनते हैं 40,000। तो ये जो डीजनरेट है उसको भी एस्ट्रिया कहते हैं। और प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जो 6 to 12 सेकेंडरी oocyte थे या फॉलिकल्स थे, वो में से सिर्फ एक ही ग्रेफियन फॉलिकल बन रही है, तो ये स्टेज को भी हम लोग एस्ट्रिया बोलते हैं। अब ये स्टेज में अगर आप यहाँ पे नोट करोगे एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो उसमें भी आपको क्या दिख रहा है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस बढ़ रही है। थिकनेस कितनी हो जाती है, अराउंड 3 to 5 मिलीमीटर, दैट इज अ इंक्रीज्ड ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सो दो फेजेस हो, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड फेज। थर्ड फेज को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। अगर आपको याद होगा हमने डायग्राम स्टडी किया था एग का, या पूरा सिस्टम का हमने स्टडी किया था। आपको याद होगा हम लोग ने क्या पढ़ा था, ओवरी, ठीक है। आई एम टेकिंग यू बैक टू दैट पार्ट विच आई वांट टू शो यू कि हमने जो ओवरी पढ़ा था उसके अंदर ओके, नाउ यू कैन सी द, आई एम शोइंग यू द ओवरी, बराबर है। अब ये जो पार्ट है ओवरी का, यहाँ से वो एग, अब ये अंदर डेवलप हो गया ग्रेफियन फॉलिकल। अब एग को जब तक बाहर नहीं आएगा वो फैलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ने वाला नहीं है, करेक्ट। तो एग को बाहर निकलना जरूरी है। तो ओव्यूलेशन जो फेज है ना, नेक्स्ट फेज, वो होता है 14th डे पे, और इसको हम लोग अराउंड 24 आवर्स का स्टेज मानते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको क्वेश्चन आता है which is the shortest phase of menstrual cycle, that will be the ovulatory phase because it lasts only for 24 hours. Now what happen in this phase? ये फेज में एक हार्मोन को आपको याद रखना है जिसका नाम है LH, called as luteinizing hormone. ये हमारा ब्रेन से सिक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना ब्रेन के नीचे, दैट इज सिक्रेटिंग द LH। अब ये ग्लैंड क्या करेगी, एग को मैच्योर्ड करेगी, और मैच्योर्ड होते ही ग्रेफियन फॉलिकल से जो एग होता है वो बाहर निकलेगा। तो ये एग जो ओवरी से बाहर आया, और बाहर आते ही किस में चला जाएगा, ऑस्टिया। कल मैंने डिस्कस किया था, ऑस्टिया से जो एग बाहर निकलेगा वो कहाँ पे चलेगा, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग फिम्ब्रे बोलते हैं, और ये फिर धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 24 आवर तक ना ये एग क्या होता है, धीरे धीरे आके यहाँ तक आ जाता है। ये वाले जगह का हम लोग ने एम्पुला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एम्पुला पढ़ा था। अब यहाँ तक हमारा एग जो है वो एक्टिव भी है और अलाइव भी है। सो इट इज एक्टिव भी है और अलाइव भी है। अगर फीमेल ट्रैक में स्पर्म्स है, अगर फीमेल ट्रैक में स्पर्म्स है, तो वो आके उसको ये स्टेज में फर्टिलाइज कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एम्पुलर स्टेज में फर्टिलाइजेशन होता है। अभी स्पर्म्स इधर आ रहे हैं, और एग जब इधर आगे बढ़ता है ना, तो आफ्टर 24 आवर्स ये एग क्या होता है, अगर अनफर्टिलाइज्ड हो गया तो मर जाता है, मतलब डेथ हो जाती है उसकी। तो मुझे बताओ कि अगर 24 आवर्स हो गए हैं, और आफ्टर 24 आवर्स ये जो एग बना था वो आया है यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, और स्पर्म्स ने आके उसको फर्टिलाइज कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये जो एग होगा, स्पर्म तो अलाइव रहेंगे लेकिन एग कैसे होगा, डेड एग होगा। तो क्या वो डेड एग फर्टिलाइज्ड होके यहाँ पे फर्टिलाइज कर पाएगा, आंसर इज नो।
एंड दैट्स व्हाई ये जो ओव्यूलेटरी फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है, जो एक्चुअल प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, ये इसी दिन होती है अगर एग इज अवेलेबल ओवर हियर एंड एट द सेम टाइम द स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल ट्रंक। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट और द लास्ट फेज कॉल्ड एज द सेक्रेटरी फेज। नाउ सेक्रेटरी फेज में क्या होगा, या उसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्पस लुटेम का रोल बहुत हो जाता है। अभी आपको पता होगा कि एक तो निकल गया, ग्राफियन फॉलिकल्स अभी अंदर बच गई, तो वो क्या करेगी, जो बचा खुचा पार्ट रहेगा वो ग्राफियन फॉलिकल्स का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लुटेम। कॉर्पस लुटेम की वजह से क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन सिक्रेट होगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, अंदर की जो लाइनिंग्स होगी उसको वो बढ़ाएगा। तो अभी ये हमारी जो लाइनिंग्स होती है ना, एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स, दैट नाउ कम्स आफ्टर और कम्स अप टू द 8 to 10 मिलीमीटर। अगर आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था 1 to 5 मिलीमीटर से, एंड नाउ वी आर कमिंग टू द, इट बिकम्स नाउ 8 to 10 मिलीमीटर, मतलब उसकी थिकनेस क्या हो गई है, बढ़ गई है। नाउ आई एम अगेन कमिंग बैक टू माय डायग्राम जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी। आप देख रहे हो आगे के स्टेज में वापस से जो ये है थिकनेस है वो बढ़ रही है, ठीक। और ये हार्मोन्स का लेवल, सबका लेवल सभी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब ये स्टेज में दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटी कि हम लोग दिस स्टेज में एग इज फर्टिलाइज्ड, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। कॉर्पस ऐसे ही रहेगा, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ते जाएगा। व्हेन द प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस भी मेंटेन रहेगी और वो फर्टिलाइज्ड एग को होल्ड करके रखेगा। उसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। आप आगे में वापस पढ़ोगे ये पार्ट को, ठीक है। दूसरा फेज ऐसा भी हो सकता है कि जो एग निकला है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है, जो एग निकला है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो 24 आवर्स के बाद वो डेड हो जाएगा। डेड एग हमारे बॉडी में नहीं रहेगा, तो वो एग धीरे धीरे आगे हमारी यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन से उसको आगे आगे पुश ऑफ करते रहेगी। और जो 15 से लेकर 28 डेज में ये चेंजेस होते रहेंगे। और उसमें क्या होगा कि जो एग्स बाहर निकलेगा, बाहर आएगा, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो कॉर्पस एम डीजनरेट होगा कॉर्पस अल्बिकन्स में। ये हमने कल भी पढ़ा था हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में। तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस अल्बिकन्स में। एक स्कार जैसा पार्ट बॉडी में डेवलप हो जाएगा और ये डेवलप्ड स्कार क्या करेगा, डीजनरेट हो जाएगा आगे जाके। और ये एस्ट्रोजन का अगेन क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, फाइब्रिनोलाइसिन रिलीज होगा और ये डेड एग अलोंग विद द इंटरनली जो भी हमारे यूट्रस के लाइनिंग्स में बने थे, व्हाटएवर लाइनिंग्स के अंदर जो भी मटेरियल बना था, जो भी सेल्स बने थे, वो डीजनरेट होंगे और बॉडी के बाहर फेंके जाएंगे, ठीक है। सो दिस वे वी फाइंड दैट कि एंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगेन हो सकता है कि आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आए या फिर कोई स्टेजेस को लेके, हार्मोन्स के लेके कोई क्वेश्चंस आपको आ सकता है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड एज spermatogenesis. The next part which we are going to start is that is first is gametogenesis. अभी हमने तो ये तो पढ़ा था कि गैमेट्स तो बनते हैं टेस्टिस में एज वेल एज ओवरीज में। जो टेस्टिस में गैमेट्स बनते हैं उनको हम लोग स्पर्म्स बोलते हैं। इसलिए ये जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट बनने की जो प्रोसेस है, जो टेस्टिस में स्टार्ट होती है, उसको हम लोग कहेंगे स्पर्मैटोजेनेसिस। हर स्टेज के 3 फेज आपको याद रखना है। पहला फेज मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या होगा, सेल्स डिवाइड होंगे और बहुत सारे सेल्स बनेंगे। सेकेंड इज ग्रोथ फेज, जो भी सेल्स डिवाइडेड है उनका साइज बढ़ जाएगा, दैट इज अ ग्रोथ फेज। और तीसरा होगा मैचुरेशन फेज, जो ग्रोथ हो गई है वो अभी मैच्योर्ड हो जाएंगे, बिकॉज स्पर्म हो या एग हो, दे आर डिवाइडेड सेल्स होते हैं ना, तो सेल्स तो इमीडिएटली जब बनते हैं तो बड़ी सेल्स नहीं बनती है, दे नीड टू गेट मैच्योर्ड, तो ये मैचुरेशन फेज आएगा। अब ये स्टेज में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का सामने मैंने डायग्राम ओपन किया है। इसको जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को 4 नाम याद करो।
पहला तो आपको पता है प्राइमोर्डियल सेल। व्हाट इज अ प्राइमोर्डियल सेल? कोई भी टेस्टिस के अंदर या ओवरी के अंदर जो सेल है, जो स्टेज है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमोर्डियल सेल, जिससे बनती है आगे की स्पर्म या एग। तो पहला हो गया प्राइमोर्डियल सेल। सेकंड नाम मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ स्पर्म से रिलेटेड, स्पर्मेटोगोनिया। द नेम इज स्पर्मेटोगोनिया, जो हम लोग ने पढ़ा था जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हिस्टोलॉजी स्टडी किए थे, तभी भी हमने ये पढ़ा था। तो पहला नाम आपने याद करना है स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट नाम याद रखना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो तीन सेल्स है ना, प्राइमोर्डियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में रहेगा 46, मतलब वो लोग रहेंगे डिप्लॉयड। तो जो भी सेल डिवीजन होंगी उनको यहाँ तक पहुंचने के लिए वो सारी सेल्स डिवीजन होगी माइटोसिस, नो मियोसिस। आपको पता होना चाहिए मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ तक की जो सेल्स है, कौन से सेल्स का नाम लिया मैंने लिया प्राइमोर्डियल सेल, मैंने कहा स्पर्मेटोगोनिया, और मैंने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और आप देख रहे होंगे तीनों के लिए जो मतलब हमने इरेजर्स हम लोगों ने जो सेल्स देखे तीनों के लिए, तो उनके आगे 2n लिखा है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे 46। और जो सेल डिवाइड हो रही है वो रहेगी माइटोसिस, माइटोटिक डिविजन्स। ठीक, आप देख रहे होगे डायग्राम में भी यहाँ पे माइटोसिस वगैरह उन्होंने लिखा है। चलो आगे बढ़ते हुए, चलो उसके बाद एक चौथा नाम आपको याद रखना नेक्स्ट, मतलब ये तीनों के बाद, उसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी के बाद क्या आता है सेकेंडरी, सो वी आर स्टडीइंग द नेक्स्ट नेम इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोट करोगे तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में रहते हैं 23। पहले में सब में क्या थे 46 मतलब डिप्लॉयड सेल्स थी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेल्स हो गए 23। इसका मतलब कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा, माइटोसिस हुआ होगा कि मियोसिस हुआ होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लेस है, तो डेफिनेटली कौन सा स्टेज सेल डिवीजन हुआ है, मियोसिस हुआ है। ठीक, अब इसके बाद में ये जो मियोसिस होने के बाद, मतलब मियोसिस, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस स्टेज, इट्स कॉल्ड अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें मियोसिस हुआ है। और ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड्स। Their size is growth, they becomes matured। और अब अगर आप नोट करोगे तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n है, मतलब they are also haploid। अब ये जो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगे तो हम उसको कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को जो नरिशमेंट होगा, आप लोगों ने सर्टोली सेल्स पढ़े थे, तो सर्टोली सेल्स उनको क्या करेंगे, नरिशमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं हर स्टेज में, 3 स्टेज मैंने बताया आपको। पहला स्टेज का नाम लिया मल्टीप्लीकेशन स्टेज, दूसरा स्टेज का नाम है ग्रोथ फेज, और तीसरे का नाम है मैचुरेशन फेज। So now we are coming, the first phase is multiplication phase। आप देख रहे हो फर्स्ट फेज में क्या होगा, ये जो प्राइमोर्डियल सेल्स है ये टेस्टिस के अंदर रहेगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रहेगी। ये सेल्स में पहले तो होगा माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है सेल डिवाइड होगा। आपको पता है माइटोसिस में 1 से 2, 2 से 4 ऐसे सेल्स बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्कीमेटिक वे से ही बताया, आपको ये नहीं सिर्फ एक ही सेल होगा और उसके 2 होंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ऑल दोस स्पर्म्स वी कैन नॉट शो इन द डायग्राम, है ना, वी कांट शो सो मेनी सेल्स आल्सो, it is confusion for us। So here they are taken only one primordial cell and they are showing कि एक माइटोसिस से 2 सेल्स बने हैं। आप देख रहे हो 2, फिर वो वापस से जो सेल्स बने हैं वो भी वापस से माइटोसिस डिवीजन में होते हैं और उसके भी और 2 सेल्स, ऐसे बहुत सारे सेल्स बनेंगे। अब जो सेल्स फर्स्ट बने थे, जो सेल्स पहले बने थे, उसको हमने नाम दिया था प्राइमोर्डियल सेल्स। वी हैव टेकन द प्राइमोर्डियल सेल्स, करेक्ट। और अभी ये जो डेवलप्ड हुए हैं उनको हमने नाम क्या दिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमोर्डियल सेल एक जैसे ही रहेंगे, सिर्फ प्राइमोर्डियल सेल्स कम रहेंगे, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन होके वो ग्रो हुए हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतना ही है। सो दिस इज योर फर्स्ट फेज। होप एवरीवन अंडरस्टैंड द फर्स्ट फेज। पहला फेज हमने क्या पढ़ा, प्राइमोर्डियल सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, माइटोसिस होगा और cells will go on increasing in number and we call them as a spermatogonia। number of chromosomes are 2n। अब यहाँ पे आप डायग्राम जो देख रहे हो ना, वहां पे हमने सिर्फ एक ही सेल्स लेके यहाँ पे दिखाया है,
कि ओनली वन सेल इज कमिंग लाइक दिस, लेकिन ऐसा एक ही सेल नहीं होता, ये सारे बाकी के सेल्स भी होते हैं, बट अगेन सबको दिखाते समय हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा वाइल ड्राइंग और कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन एक ही सेल्स का दिखाया है। अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि ये जो पहला सेल था, नाम क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, इसका साइज बढ़ेगा, उसका क्या होगा, ओनली साइज बढ़ेगा और वो मैच्योर्ड होगा, उसकी ग्रोथ होगी। कैसी साइज बढ़ेगी, उसके अंदर साइटोप्लाज्म का लेवल बढ़ेगा, उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। इस आज के लेक्चर का मैसेज बायोलॉजी क्या है, एक मिनट जरा, मुझे बच्चों के चैट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा उनको चेकआउट कर लूं। एक मिनट, विल यू गिव अ लिटिल, हाँ देखो मुझे पता है कि कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है या ये सेकंड हाफ में आ रहे हैं, मेरा जब लेक्चर हो जाएगा तो मैं पीछे आती हूँ, अभी जो मैं फ्लो में जा रही हूँ मुझे वो कंटिन्यू करने दो, और मेरा लेक्चर होने के बाद में जो पार्ट बच गया था या जो मैंने फर्स्ट हाफ में लिया और जो बच्चे अभी ज्वाइन किए उनकी समरी में डेफिनेटली दे दूंगी, ठीक है। हाँ, सो नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशंस जो अभी हम लोग कर रहे थे, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये स्पर्मेटोगोनिया बने हैं सारे, है ना, ऑल स्पर्मेटोगोनिया आर प्रोड्यूस्ड हियर, and now these spermatogonial cells will increased in size, वो बड़े हो रहे हैं, मोटे हो गए, खा पी के ताजे हो गए, ठीक है। तो ये जो बड़े हुए सेल्स है, ये फेज को हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेज, व्हाट वी कॉल ग्रोथ फेज, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ फेज, ठीक। अब ग्रोथ फेज की मतलब साइज तो बढ़ गई उस पहले से, उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लेकिन क्या है, 2 नहीं है, कहीं मियोसिस मैंने एक्सप्लेन किया क्या, नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहेंगे, सिर्फ उसको हम लोग अभी बढ़ा हुए को हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये मैच्योर्ड हो गया, तैयार हो गया आगे के डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए, तो आगे का स्टेज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मैच्योरेशन फेज। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विल अंडरगो द मियोसिस, अभी वापस से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है सेल ये अंडरगोज द मियोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे आधे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में रहेंगे 46, अब ये आधे होने के बाद में जो बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे हाफ, एंड दैट्स व्हाई हम उसको कहेंगे haploid secondary spermatocyte with n number of chromosomes. This is again very very important here. ठीक, अब ये फेज में क्या हुआ, मियोसिस अभी चलता रहेगा, मियोसिस और बहुत सारे सेल्स ऐसे बनते रहेंगे। फिर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो सेल्स बने हैं वो भी थोड़े मैच्योर्ड हो जाएंगे, उनको हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। अगेन जब एन बढ़ेगा, साइज नहीं, नंबर नहीं बढ़ रहा है, ओनली द मैच्योरेशन लेवल बढ़ रहा है, और आप देख रहे हो जब वो थोड़े से और मैच्योर हो जाएंगे उसको हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोजोआ, वी विल कॉल देम एज अ स्पर्मेटोजोआ। तो आप देख रहे हो कि कैसे 3 फेज में स्पर्म्स प्रोडक्शन हुआ। अगेन जस्ट मैं बता, और सेम चीज आपको एग के लिए भी काम आएगा, एक बार अगर आपके दिमाग में ये फिट हो गया है, एग में थोड़ा सा डिफरेंस है बट आपके लिए काफी इजी हो जाएगा oogenesis भी पढ़ने के लिए, एग का डेवलपमेंट भी पढ़ने के लिए। मैंने आपको 3 स्टेजेस के नाम बोले थे, मल्टीप्लिकेशन स्टेज, प्राइमोर्डियल सेल्स पहले आ जाएंगे, वो डिवाइड होंगे माइटोटिकली, ठीक, फिर उसके बाद में उनका नंबर बढ़ेगा और बढ़े हुए नंबर को हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया जो 2n रहेंगे। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर्ड होंगे, उसको हम लोग कहेंगे ग्रोथ फेज, और जो मैच्योर्ड स्पर्मेटोगोनिया रहेगा उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो द मियोसिस, और मियोसिस होने की वजह से इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे आधे, हम उसको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का ग्रोथ हो जाएगा, नंबर तो उतना ही रहेगा, ओनली ग्रोथ इज देयर, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हैप्लॉइड ओनली, और हम देखेंगे कि वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको हम लोग कहेंगे स्पर्मेटिड्स, और मैच्योर्ड स्पर्मेटिड्स को हम कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ जो रहेंगे वो आपको याद होगा कल मैंने पढ़ा था सर्टोली सेल्स, नाम भूलना नहीं आपने, सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट देते हैं, तो ये सर्टोली सेल्स के जो इनके जो हेड्स होंगे ना, इनको हेड्स कहते हैं, तो ये हेड्स अटैच्ड होंगे सर्टोली सेल्स में, और ये सर्टोली सेल हेड्स अटैच होके वहां से नरिशमेंट लेंगे और मैच्योर हो जाएंगे, और जो टेल्स रहेंगे दैट टेल्स विल बी देयर इन द
जो टेल्स रहेंगे वो टेल्स कहाँ पे, ल्यूमेन के अंदर रहेंगे, और जो हेड्स रहेंगे वो सर्टोली सेल्स के साथ रहेंगे. आई वांट टू शेयर वन मोर diagram with you people. One more diagram I'm sharing. बट ये स्टूडेंट्स डायग्राम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे ना, लेकिन ये डायग्राम में मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये देखो, ये जो हमने गोल गोल यहाँ पे जो है ना सेल्स का लेवल, आप इसको अभी जूम तो नहीं हो पा रहा है मेरे इसमें, बट एटलीस्ट आई कैन शो यू कि ये जो सेल्स है ना यहाँ पे, ये सारे वो लेयर्स है जो अभी हमने पढ़े. क्या क्या लेयर्स पढ़े थे? स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स. आप देख रहे हो बीच बीच में क्या है, वी आर हैविंग द सर्टोली सेल्स. अब यहाँ पे वायलेट कलर में जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सब सर्टोली सेल्स है. और आप डायग्राम में भी गौर से देखोगे तो ये जो स्पर्मेटिड्स बने थे उसके जो हेड्स और है वो सारे हेड्स आके इसको ज्वाइन करे ताकि नरिशमेंट मिले. और इन लोग की टेल जो है, पीछे वाला पार्ट आप देख रहे हो, जो ल्यूमेन है बीच वाला सेंटर वाला पार्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे सबकी टेल है. और फिर जब मैच्योर्ड हो जाएंगे तो इससे डिटैच हो जाएंगे और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे आगे बढ़ेंगे. टेस्टिस, फिर एपिडिडामिस, फिर वास डिफरेंस, और इस तरह से वो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच जाएंगे. ठीक, तो आई जस्ट वांटेड टू कोरिलेट दिस टू थिंग्स. नाउ अभी हम लोग आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. अभी स्पर्म्स तो जो बने वो स्पर्मेटिड के फॉर्म में है. आप देख रहे हो स्पर्मेटिड वाले स्पर्म्स तो कितने छोटे हैं, है ना. तो इनके जब ये मैच्योर्ड हो जाते तो वो इस तरह से उनका स्ट्रक्चर बन जाता है, जो मैंने अभी मेरे स्क्रीन में सामने रखा है. अब इसमें इसको हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है उसको हम कौन से पार्ट में पढ़ेंगे. पहले पार्ट को कहेंगे हेड. आप देख रहे हो दिस इज अ हेड. सेकेंड वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे नेक. तीसरा पार्ट आता है मिडल पीस और लास्ट पार्ट आता है टेल. तो आपको एक एक पार्ट में इसको पढ़ना है. डायग्राम भी आता है, समटाइम्स दे आस्क ओनली फॉर द डायग्राम फॉर 2 मार्क्स कि ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, अब हम लोग एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं. ये वही स्पर्म्स हैं जो प्राइमोर्डियल सेल से बने, पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स. और यही स्पर्मेटिड जब फुल्ली मैच्योर्ड होगा हम उसको स्पर्म कहेंगे. एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ फुल्ली मैच्योर्ड स्पर्म. नाउ अभी हम लोग वन बाय वन ईच पार्ट जाते हैं. पहला पार्ट हमने लिया हेड पार्ट. हेड के पार्ट में मतलब ये पूरा उसका हेड पार्ट है. हेड में आप देख रहे हो ऊपर में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं एक्रोसोम. ये एक्रोसोम क्या है? आपने लाइसोसोम्स पढ़ा होगा लोअर क्लास में. लाइसोसोम्स के पास प्रॉपर्टी रहती है कि ये करता है डीजेनरेट, है ना. ये क्या करता है? लाइसोसोम्स डीजेनरेट करता है या मेल्ट करता है. तो ये एक्रोसोम क्या करेगा, जब एंट्री होती है स्पर्म की फीमेल ट्रैक में, तो उसके जो फीमेल एग होगा उसके ऊपर की लाइनिंग्स हमने कल पढ़ी थी, अभी वापस आज रिवाइज भी करने वाले हैं. तो उसको ये ब्रेक करने के लिए एक्रोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर एक्रोसोम नहीं होता सॉरी, एक्रोसोम नहीं होता तो स्पर्म की एंट्री नहीं होगी. उसके बाद सेकंड पार्ट जो हम लोग ने स्टडी करना है, दैट इज अबाउट दिस हेड, इज द न्यूक्लियस. आप देख रहे हो सेकंड पार्ट यहाँ पे न्यूक्लियस है. ये वही न्यूक्लियस है जिसके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्योंकि ये बना है मियोसिस से. तो ये फादर की जो 23 क्रोमोसोम्स हम लोग बोलते हैं ना, वी गेट द हाफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर, तो कहाँ से उसका ओरिजिन इसी स्पर्म से, इसी न्यूक्लियस से हम लोगों को मिलते हैं. So that these two important parts we are studying in the head region. Now second I'm coming to the second part, we call it as a neck region. So this is a very small region called as neck. Neck के अंदर हम लोगों को दो चीजें याद रखनी है. अगेन मैं लास्ट ईयर का आपको रेफरेंस दे रही हूँ. आप लोगों ने सेल ऑर्गेनिल्स पढ़े थे. सेल ऑर्गेनिल में एक सेंट्रियल नाम का ऑर्गेनिल आपने पढ़ा था, और ये सेंट्रियल होता है वो डिवाइड होके स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है. तो ये नेक रीजन में हम लोगों को दो सेंट्रियोल्स मिलते हैं. आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में भी प्राइमरी सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल. सेंट्रियोल क्या होगा? आप लोग जब ये सेल डिवीजन पढ़े थे ना क्रोमोसोम्स का, किसके अंदर?
मियोसिस और माइटोसिस। तो आप लोगों ने स्पिंडल फाइबर्स बने थे, मैं साइड में छोटा सा वो डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये जहां से निकलता है जो पॉइंट है वो सेंट्रियोल से होता है। तो ये सेंट्रियोल्स फीमेल एग के पास नहीं होता बाद में, तो ये स्पर्म्स उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द neck region. Now I'm coming to the third part is the middle piece. This is also very important part. अब आप middle piece मतलब ये वाला part. सेंट्रियोल से मतलब जो डिस्टल सेंट्रियोल है वहां से एक थ्रेड स्टार्ट होगा जो थ्रू आउट चलेगा, इसको कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। ये जो थ्रेड मैंने आपके ड्रॉ किया है इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। अब ये एक्सियल फिलामेंट का जो बीच वाला पार्ट है, जो मिडिल वाला पार्ट है, उसके ऊपर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया का लेयर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम उसको एनर्जी हाउस बोलते हैं। अब इतनी सारी माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है अराउंड उनका नंबर है 14 to 15 माइटोकॉन्ड्रियाज आर देयर। अब ये 14 to 15 माइटोकॉन्ड्रिया का लेयर ये लेवल में हम लोगों को क्यों चाहिए, तो इसका रीजन ये है कि स्पर्म जो होता है दे नीड टू मूव, उनको मूवमेंट करनी होती है। आपको याद होगा सीमेन में फ्रक्टोज रहता है जो एनर्जी देगा, लेकिन एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 50 मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब और एक वर्ड आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ याद रखना है, उसका नाम है नेबेनकर्न। नेबेनकर्न। तो ये जो NEBENKERN, ये नेबेनकर्न क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इतना बड़ा क्लस्टर्स बना है 14 to 15 नंबर्स इन मिडल पीस, उस साथ में उसको नेबेनकर्न कहते हैं। तो अगर आप लोग को एक मार्क के लिए डालते हैं कई क्वेश्चन व्हाट इज नेबेनकर्न, तो बच्चे ढूंढते रहते हैं कौन से चैप्टर से है। तो यहाँ ये चीज को आप यहाँ पे याद रखो। अब हम लोग लास्ट पार्ट स्पर्म का देखेंगे। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द टेल पार्ट। टेल पार्ट जो होता है दैट इज हेल्पिंग फॉर द स्पर्म्स टू मूव अहेड, क्योंकि विदाउट टेल स्पर्म्स कैन नॉट मूव फर्दर। अब टेल पार्ट में से क्या होगा, आप देख रहे हो जो एक्सियल फिलामेंट है ना, जो हम निकली थी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से, वो कंटिन्यू होते हुए आगे आगे बढ़ रही है। समवन इज yes, lysosomes are called as suicidal bags. Some student has asked. So yes, it is that. और yes, कोई अभी आके स्क्रिबल करना स्टार्ट किया था, ने वो ऑप्शन डन किया। अभी आप सिर्फ मेरा ही स्क्रिप्ट लिखेंगे और किसी का नहीं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। या ठीक है। सो नाउ अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट, आई वाज टेलिंग यू कि ये जो है ना दिस इज द एंटायर टेल वी हैव सेड। अब ये टेल में से क्या पास हो रही है, एक्सियल फिलामेंट जो इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जाने के बाद ये एक्सियल फिलामेंट खत्म हो जाती है, लेकिन ये जो सेल है ये जो स्पर्म है नथिंग बट द सेल है, तो
रेडिएटा में आपको सेल्स दिख रहे हैं, दे ऑल आर हैविंग द क्राउन लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाई द रेडिएटिंग, रेडिएशन मतलब रेज आ रहे हैं ना, इसे बाहर बाहर निकल रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। ठीक, अभी हम लोग एक्स के बारे में, ये जो मैंने व्हाटएवर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसमें और एक चीज याद रखो, एक मैंने कहा ना व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, अभी जो मैंने दिखाया व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, और ये जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है और लेयर है जोना पेलुसिडा, बराबर, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा। उसके बाद दोनों के बीच में स्पेस है ना, दोनों के बीच में किसके किसके, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा, इनके बीच में जो जगह है, जैसे अभी सपोज मान लो ये मैंने व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे बाहर क्या रहेगा उसका सेकेंड वाला जोना पेलुसिडा, इनके बीच में जो स्पेस है उसको स्पेस को हम लोग कहते हैं पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। क्या कहते हैं उसको, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। और ये पेरी व्हाइट लाइन स्पेस में जो फर्स्ट पोलर बॉडी था, मैंने आपको बोला था ना इसको ड्रॉ करना भूलना नहीं, तो ये जो ड्रॉ मैंने किया है यहाँ पे, दिस वी आर फाइंडिंग इन द पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, दैट फर्स्ट पोलर बॉडी वी फाइंड हियर। तो आपने डायग्राम में इसको भी यहाँ पे दिखाना है। अब यही चीज को मैं रिलेट करके दिखाऊंगी, कल मैंने जो आप लोगों को ग्रेफियन फॉलिकल्स का डायग्राम दिखाया था, उसके साथ यही पार्ट आपने कैसे देखे वो उसको कोरिलेट करके दिखाऊंगी। बिफोर गोइंग दैट और 2 पॉइंट्स मुझे बताने हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसमें क्या क्या है, ये जर्मिनल वेसिकल है और पोलर बॉडी है, तो ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एनिमल पोल, क्योंकि हमारी जो बॉडी बनती है, जब हमारी सेल डिवाइड होते हैं तो ये वाले पार्ट से स्टार्ट होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनिमल पोल। और दूसरा ये जो वाला पार्ट है उसके अपोजिट वाला, ये अपोजिट वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं वेजिटल पोल, क्योंकि यहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, फिर और 2 वर्ड हमने इसके लिए वर्ड यूज किया है कि ये एग को हम लोग ह्यूमन एग को कहते हैं माइक्रोलेसिकल, माइक्रो मतलब क्या, कम, लेसिकल मतलब योक। तो जो योक होता है, जैसे एग हम लोग मुर्गी का अंडा देखते हैं तो उसमें योक होता है ना, सेंटर में जो येलो पार्ट है योक, और साइड में जो है वो साइटोप्लाज्म, करेक्ट। तो वैसे माइक्रोलेसिकल फीमेल में वो जो योक है बहुत ही कम रहता है, आप सेल डिवीजन में देखोगे कि वो योक वहां पे योक साइट बन रही है, बट वेरी वेरी लेस, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ माइक्रोलेसिकल। दूसरा एक वर्ड यहाँ पे यूज किया नॉन क्लियोक्लॉक। नॉन क्लियोकॉक में क्या होता है कि ये जो शेल्स, अभी आप बाकी एग्स देखते हो ना, हेन का एग या एनी अदर ऑर्गेनिज्म, तो उसके ऊपर हम लोगों को क्या मिलता है, वी आर गेटिंग द शेल, नो, सो हियर वी आर नॉट गेटिंग द शेल ऑन दैट, सो दिस इज द वर्ड। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने कल आपको बताया था ग्रेफियन फॉलिकल को, आई एम सिंपली वांट टू शेयर यू दैट, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि जो एग का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है वो एग्जैक्टली कौन और किधर है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस, ये एग अभी हमने पढ़ा था, जो उस साइड यहाँ पे डाला है, और इसका सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में जगह है, कोरोना रेडिएटा वाले सेल्स है, और आपको याद होगा यहाँ पे देखो डायग्राम में भी कोरोना रेडिएटा दिखाया हुआ है। और ये जो कोरोना रेडिएटा है वो कहाँ से बनता है, कल हमने पढ़ा था, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये येलोइश कलर का जो लेयर है, ये क्या करता है, कोरोना रेडिएटा बनाने में हेल्प करता है। तो विद दिस टुडे वी आर फिनिश्ड विद द, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज इतना तक मैं खत्म कर देती हूँ। कुछ बच्चे जो लेट ज्वाइन किए थे, तो मैं आगे वाला पार्ट उनके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ, जो बच्चों लोग ने लेट ज्वाइन किया था, और बाकी जो बच्चे हैं वो अभी स्किप कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्लम है कल अपना जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो हमारा लेक्चर है, संडे है, कल मैं नहीं रखूंगी, मंडे को टाइमिंग्स आपको डिस्कस कर दूंगी, एंड आई विल बी पोस्टिंग यू ऑन मंडे। देखो एक दिन मैंने आपको गैप दिया है, तो ये गैप में जो भी मेरे 3 पीपीटीज है, 2 ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, तीसरा अभी मिल जाएगा, उसमें से नोट्स डायग्राम्स अगर आप बना के रखोगे एक नोटबुक के अंदर, अगर सचमुच आपको स्टडीज करना है अच्छे से, तो वो करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट होगा। और आप मुझे या मैंने दोनों ग्रुप में मैसेज किया था, जो मैंने कल लेक्चर्स के भी किया था या अभी भी जो है, वो मेरे दोनों ग्रुप में है, ग्रुप भी मैं डालती हूँ और ग्रुप बायोलॉजी 1 में, बायोलॉजी 2 में भी डालती हूँ। तो कल मैं अभी बता तो रही हूँ ओरली की, अरे डियर मैंने डाला था यार, दोनों में भी, बायो 1 में भी डाला था और बायो 2 में भी डाला था, मैं वापस चेक करती हूँ कि भाई क्या हुआ प्रॉब्लम, बट मेरे ये जो दोनों लेक्चर से दोनों ग्रुप में डाला था। और इवन बेटर यू पीपल डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, आप लोग जो एक दूसरे से बात करते भाई आज का लेक्चर कितना बजे है, एक दूसरे को रिमाइंडर दे दो,
तो जो बच्चे सोते रहते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है कि जो तीनों पीपीटीज है वो पीपीटीज को अलॉन्ग विद डायग्राम्स नोट्स के फॉर्म में आप पूरा नोट डाउन करके रखो, ताकि मेरा जो परसों का लेक्चर होगा, कल लेक्चर नहीं होगा, परसों का जो लेक्चर होगा उसमें आपने इंटरेक्ट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, सो अभी मेरा आज का लेक्चर तो खत्म हो गया है। जस्ट जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनके लिए फर्स्ट ग्रुप में नहीं रहेगा तो सेकंड ग्रुप में तो रहेगा ना बेटा। हम दोनों ग्रुप में सेम मैसेज दोनों ग्रुप में भी डालते हैं, ग्रुप 1 में डालते हैं, वो भी ग्रुप में। सिर्फ हम लोग ने डिवाइड किया एज पर द डिवीजन, सी और डी डिवीजन वाले एक साथ, ताकि नंबर ऑफ ये साथ में रहे। दैट्स राइट। ठीक है, तो अभी लेट आए हैं बस वो लोग ही कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे लेक्चर को, और जिनको समझाया हो गया है वो अभी मीटिंग छोड़ के जाना चाहते हैं कैन गो। बट मंडे को टाइमिंग फॉलो करना, मोस्ट प्रॉब्ली 1 o'clock रहेगा, कुछ दूसरे लेक्चर के साथ क्लैश होता है तो टाइमिंग्स में चेंज हो जाएगा, और आपको बाय संडे इवनिंग तक मैं कंफर्म टाइम डाल दूंगी जो भी रहेगा वो, और आप उस हिसाब से ज्वाइन कर लो। डोंट ज्वाइन लेट ऑल्सो, क्योंकि मिस हो जाता है इसके लिए। और मैं अभी उन बच्चों के लिए कंटिन्यू कर रही हूँ जो बच्चे ऑलरेडी लेट आए हैं और जो जानना चाहते हैं कि भी अभी ज्वाइन हुए थे तो इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया। बहुत थोड़ा पढ़ाया, बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों ने मिस नहीं किया, जो इम्पोर्टेंट था वो सारा आप लोग थे। जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार जस्ट मैं आपको ये कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो फीमेल ट्रैक स्टडी किया था उसके एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक्स के कुछ पार्ट्स हमारे रह गए थे। तो एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक को जो हमने मिस आउट किया है उसमें से जो आउटर पार्ट है, हमने इनर पार्ट तो पूरा पढ़ चुके थे वजाना तक, तो उसके आगे के पार्ट में पहले पार्ट का नाम है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या चीज है? तो वेस्टिब्यूल इज अ पार्ट जहां पे हमारे जो ओपनिंग्स होते हैं फीमेल ट्रैक के, वो दोनों फीमेल ट्रैक के, और ये बाद में ब्रेस्ट, ये दो चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। तो ओपनिंग जो होती है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये एक नॉच जैसा पार्ट रहता है फीमेल ट्रैक में, बाहर में, बॉडी के बाहर की बात कर रही हूँ, और इसमें ओपनिंग्स रहती है, 1 फॉर यूरिन एंड 1 फॉर जो एग के लिए या स्पर्म के एंट्री के लिए। तो उसको ये दो ओपनिंग्स हम लोग को वेस्टिब्यूल में मिलती है। उसके बाद में जो हमारे ओपनिंग्स होती हैं, वजाइनल ओपनिंग्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर स्किन के छोटे फोल्ड्स रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। उसके ऊपर एक छोटा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये मेल के पेनिस जैसा रहता है। इट्स कॉल्ड होमोलोगस टू पेनिस बिकॉज ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट में उसका रोल है। उस पार्ट को हम या मैंने पता, ये जो अभी मेरे पास दूसरा कोई और नहीं है बिकॉज ये तो एक्सटर्नल पार्ट है, ये ब्रेस्ट का इसके बाद का जो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, ये जो है आपके एक्सटर्नल पार्ट से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई पोस्टेड। उसका कोई डायग्राम नहीं है बच्चा लोग, जो बाहर वाले पार्ट का, और मैं आपके साथ उतना ही शेयर कर रही हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में है, एक्स्ट्रा कट पेस्ट में नहीं कर रही हूँ, आपको उतना पढ़ लिया बहुत है। ठीक है, जो भी अपने पास है तो वी विल जस्ट ये पार्ट्स को एक बार गो थ्रू करते हैं, और पीपीटी से आप देख सकते हो जो भी मैं बात कर रही हूँ वो पीपीटी में पोस्टेड है। ओके, क्लाइटोरिस में होमोलोगस टू पेनिस है, और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है लेबिया मेजोरा। ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, जो बड़े फोल्ड्स रहते हैं स्किन के, और ये होमोलोगस टू स्क्रोटम है। स्क्रोटम आपने पढ़ा था मेल ट्रैक के अंदर, टेस्टिस को जो होल्ड करता है, स्क्रोटम जैसे टेस्टिस को होल्ड करता है या प्रोटेक्शन देता है, वैसे लेबिया मेजोरा करता है। और लास्ट पार्ट हमने पढ़ना है मॉन्स प्यूबिस। ये प्यूबिक पार्ट जो कहते हैं हम लोग, फ्लेशी पार्ट जो ये सब चीज को होल्ड करता है, जिसके अंदर हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं आफ्टर द मैच्योरिटी, और इसलिए उसको प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। उसके बाद में एसेसरी ग्लैंड्स हमने पढ़ना है। जो वेस्टिब्यूल है, जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, और इनका जो सिक्रीशंस होता है वो ट्रैक को ल्यूब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है, ताकि जब फीमेल ट्रैक में स्पर्म्स डिपॉजिट हो तो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज नहीं होना चाहिए। अब ये जो डायग्राम मैंने अभी पोस्ट किया है, दिस इज अबाउट द ब्रेस्ट का या मैमरी ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं। मैमरी ग्लैंड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, सबसे पहले तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल की वजह से इनका नंबर बढ़ता, सॉरी इनका साइज बढ़ता है। जो एक छोटी बच्ची होती है या स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं, फीमेल चाइल्ड, इवन मेल चाइल्ड ऑल्सो, तो वी फाइंड द ब्रेस्ट इज नॉट डेवलप्ड। तो व्हाई इट इज नॉट डेवलप्ड? बिकॉज इन द बॉडी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज नॉट देयर। बट जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा या सिक्रीशंस स्टार्ट होगा, तो उस वक्त में क्या होगा? डेफिनेटली साइज ऑफ द ब्रेस्ट विल इंक्रीज, मैमरी ग्लैंड विल इंक्रीज। उसके बाद में एक और हार्मोन को याद रखो जिसका नाम है लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, जो हमारा ब्रेन सिक्रेट करता है। और ये लैक्टोट्रोफिक हार्मोन क्या करेगा? प्रोलैक्टिन
या मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करेगा आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। फिर ये डायग्राम में आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये सब हमारे रिब्स है और ये रिब्स सेकेंड रिब से लेकर वी कैन से दैट द सिक्स्थ रिब तक हमारा ब्रेस्ट पूरा डेवलप रहता है। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दैट इज हमारा जो ब्रेस्ट है, दैट ब्रेस्ट इज मॉडिफाइड स्वेट, मतलब हमारे जो पसीने की ग्लैंड से उनमें से ये मॉडिफाइड ग्लैंड से जो मिल्क सिक्रेट करते हैं। उसके बाद में और चीज याद रखना कि यहाँ पे लैक्टिफेरस साइनस से मतलब क्या कि अंदर से ना लैक्टिफेरस डक्ट्स निकलते जो मिल्क को आगे लेके आते हैं। ये जो पार्ट में लोग आके जमा करके रखते हैं उसको लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं। और फिर ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग निप्पल कहते हैं जहां से मिल्क बाहर निकलता है। और एक चीज आपको यहाँ पे मुझे बतानी है कि निप्पल की साइड में जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, ये ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर का जो पार्ट है उसका नाम है एरियोला, AREOLA। सो ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बच्चे ऐसे भी अभी अटैच्ड है जिन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मिस किया है? प्लीज चैट करो, अगर मिस किया है तो मैं डिस्कस करती हूँ और अगर नहीं किया तो फिर आई थिंक इतना ही आप लोगों ने मिस किया। तो आई एम सिंपली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई कि अगर आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस किया है तो मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ। अगर नहीं मिस किया है, आपने पहला लेक्चर अटेंड किया है, ओके मुझे एक चैट आया, मैं ओपन करके देख रही हूँ। सो यस मिस, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस किया है, बराबर है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट पार्ट। बच्चों लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस याद रखो। पहले फेज का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज। सो ना कमिंग आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड का नाम है प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरे का नाम है ओव्यूलेटरी फेज और चौथे का नाम है सिक्रेटरी फेज। अब वन फेज को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहला फेज का नाम मैंने बताया मेंस्ट्रुअल फेज। ये स्टार्ट होगा जिस दिन आपका मेंसेस स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सब तो 16th विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 1 से लेकर 5 दिन तक, 5 तारीख नहीं बोल रही, 5 दिन, मतलब मैंने 16, 17, 18, 19, 20, 20th, ये मेरा मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा जहां पे जो हमारे क्यों ये ब्लीडिंग हो रही है या क्यों ये का चेंजेस होता है, उसका रीजन ये है। सबसे पहले जो हार्मोन से हमारे बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों का भी लेवल क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्टिंग में आप देख रहे हो बढ़ रहा है, लेकिन बाद में इनका लेवल क्या हो गया, कम है। इनका लेवल कंपैरेटिवली लेस है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। इसके वजह से एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिलिन, ये सिक्रेट होता है। ये सारे नाम मैंने मेरे पीपीटी में एंटर किए हैं, आप पीपीटी में पढ़ सकते हो। प्रोस्टाग्लैंडिलिन क्या करेगा, यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा और इसके वजह से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी ना, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, मैं अभी यहाँ पे स्क्रिबल करके जो डायग्राम आप डिस्कस करना चाहती हूँ, आई एम सिंपली स्क्रिबलिंग ऑन दिस, यू कैन चेक इट आउट। कि हमने ये यूट्रस पढ़ा था, ये हमारा यूट्रस का डायग्राम है। तो यहाँ पे जो लेयर होता है ना, इसका ये वाला लेयर फंडस जिसको बताया था, तो ये इसके अंदर पूरी थिकनेस हो जाती है, क्योंकि जो एग डेवलप्ड होता है ना, फर्टिलाइज्ड होता है, वो इधर आके इम्प्लांट होता है। अभी तो एग अनफर्टिलाइज्ड है, तो ये सब लाइनिंग्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो अंदर की लाइनिंग्स थी, ये सब शेड ऑफ हो जाती है, निकलने लगती है, और ये लाइनिंग्स अलोंग विद द डेड एग बॉडी के बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। ये पार्ट में और एक चीज आपने याद रखना कि एक हार्मोन है जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग होती है इसमें क्लॉट्स नहीं होते हैं ज्यादातर। रीजन है कि फाइब्रिनोलाइसिन सिक्रेट होता है। और आप लोग ये भी कि सम पीपल गेट सम प्रॉब्लम्स एंड दे फाइंड द क्लॉट्स आर देयर, मेंसेस में क्लॉटिंग हो रही है, तो इसका वन ऑफ द रीजन फाइब्रिनोलाइसिन का लेवल बहुत ही बॉडी में कम हो गया, इसके वजह से क्लॉट्स फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड फेज प्रोलिफरेटिव फेज, ये फेज में क्या होगा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का बढ़ना अभी स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड, अच्छा वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पे कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी क्या वो वैसी ही रहेगी? आंसर इज नो। व्हाट इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग? हमारा जो यूट्रस है उसके अंदर की लाइनिंग को एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स कहते हैं। तो अभी तो ये सारी शेड ऑफ होगी ना पहले स्टेज में, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसके अंदर का जो लेवल या लेयर होगा वो बहुत पतला होगा। आप डायग्राम में देख रहे हो, ये मेंस्ट्रुअल फेज है,
फर्स्ट में उसका लाइनिंग ज्यादा, लेकिन जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है उसका लाइनिंग्स डाउन हो गया। इसका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग डाउन हो गया वो 1 से लेकर 5 मिलीमीटर तक आ जाता है। फिर सेकंड स्टेज मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, दैट वाज अ प्रोलिफरेटिव फेज, जहां पे एफएसएच का लेवल बढ़ेगा और इसमें जो नए नए एग्स बनना स्टार्ट हो जाएगा और जो थिकनेस होगी यूट्रस की वो भी अभी ग्रो होना स्टार्ट हो रही है। तो जो 1 to 5 मिलीमीटर था वो अभी जाके 3 to 5 मिलीमीटर होगा। बहुत सारे एग्स तो बनते रहेंगे लेकिन उसमें से एक फुल्ली डेवलप्ड होगा जिसको हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल्स कहेंगे, जो हमने पढ़ चुके हैं। ग्रेफियन फॉलिकल जैसे ही बनना स्टार्ट हो जाएगा आपको क्या होगा, इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अभी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस चेंजेस यू विल गेट ओवर हियर कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल बना। ग्रेफियन फॉलिकल में जैसे ओव्यूलेशन हो जाता है आपको याद होगा कॉर्पस लुटेम बनता है और कॉर्पस लुटेम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी ये प्रोलिफरेटिव स्टेज है, ये कहां से कहां तक चलेगा, तो 5th डे से लेकर 13th डे तक। अब मैंने थोड़े बच्चों से पहले काउंटिंग करा लिया था कि अभी अब 20th डे को आप 5वां दिन हो गया, उससे लेकर 13th डे तब आपको 20 को आप आपका 20 is your 5th day, 21st will be 6th day, 22nd will be 7th day, like that you count up to 13th day. यहां तक का प्रोलिफरेटिव फेज रहेगा। अब हम लोग आगे का फेज में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज। जो ओव्यूलेटरी फेज होगा वो 4th डे में होगा एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द ओव्यूलेशन। अब ये फेज में क्या होगा, जो एग निकलता है, मैंने आपको ओवरी का डायग्राम में एक्सप्लेन किया था। इस डे में क्या होगा, LH दैट इज स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आप देख रहे हो यहाँ पे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो एग होगा वो ओवरी में से बाहर निकलेगा, उसको हम लोग ओव्यूलेशन कहेंगे और वो फैलोपियन ट्यूब रिसीव करेंगे। 24 डेज तक वो अलाइव रहेगा। स्पर्म्स रहेंगे तो फर्टिलाइज्ड होगा, स्पर्म्स नहीं रहेंगे तो अनफर्टिलाइज्ड होगा। ठीक। And the last phase I am coming, that last phase is called as the सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज, ये वाला फेज। इसमें थिकनेस बढ़ते बढ़ती जाएगी, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है और जो कॉर्पस लुटेम वो धीरे धीरे अगर वो मेंटेन है रहेगा, नहीं रहेगा तो डीजनरेट होगा। इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं क्योंकि कॉर्पस लुटेम का इसमें ज्यादा रोल रहेगा। अब एग जो निकला है उसके 2 फेजेस है। क्या फेजेस है, या तो वो फर्टिलाइज्ड होगा या तो वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटेम, देखो यहाँ पे एग मैंने ड्रॉ किया एम्पुलर रीजन में, स्पर्म ने आके उसको फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे वक्त में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स है ना अंदर की, यहाँ पे ये एग आके इम्प्लांट हो जाएगा और ओवरी के अंदर जो कॉर्पस लुटा वो वैसे ही मेंटेन रहेगा और अपना प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल को बढ़ाते रहेगा। इससे होगा क्या कि जो एग हमने आगे इम्प्लांट हुआ है ना यहाँ पे हमारे यूट्रस के अंदर, उसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी, बॉडी में डेवलप हो जाएगा। ये एक फेज। फिर मान लो फीमेल ट्रैक इज नॉट मैरिड, शी इज नॉट हैविंग एनी सेक्स विद एनी पर्सन एंड शी डज नॉट हैव एनी स्पर्म इन हर ट्रैक, उसके ट्रैक में कोई भी स्पर्म नहीं है, तो एग तो यहाँ पे आ गया, 24 आवर्स में ये एग हो गया, मर गया, बॉडी को पता नहीं, तो वो अंदर का लेयर तो वैसे ही बना के रहेगी, लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग धीरे धीरे क्या होगा, आगे आगे बढ़ते रहेगा। ये डेड एग है और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा कॉर्पस लुटेम आगे जाके डीजनरेट होगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा और ये जो होल्ड करके रखा था उसने ऊपर का जो लेयर मैं स्क्रिबल्ड कर रही हूँ ना एंडोमेट्रियल लाइनिंग, वो सारी शेड ऑफ हो जाएगी, डेड एग हमारे बॉडी के साथ बाहर निकलेगा एंड दैट्स कॉल्ड एज अ सिक्रेटरी फेज। और ये साइकिल 28 डेज में कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। सो लाइक दैट द थिंग्स विल हैपन हियर। ठीक है, तो जो बच्चे लोग अभी लेट आए थे, आई थिंक 5 बच्चे लोग थे, आप लोग ने कंटिन्यू किया है और मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज ओवर। जो और इसके बाद आप लोग थे मेरे हिसाब से, है ना, यू पीपल वेर देयर फॉर ऑल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, सो यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और पूरे जो मैंने कहा है कि अगर आपको पढ़ना है तो ये पूरे जो मेरे पीपीटी, अभी इमीडिएटली मैं पीपीटी पोस्ट कर रही हूँ आज के लेक्चर का, और वो पेपर के अंदर आप उसमें डाल दो और हम आप उसको लिख के ले लो और मंडे वाले दिन हम लोग इसके आगे के पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। टाइम में दोनों ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, सो नाउ आई एम मेकिंग द एंड ऑफ माय
एक चार्ट है, जस्ट उसको चेक करके मीटिंग का मैं एंड करती हूँ। ओके, थैंक यू, वेलकम एंड बाय।